जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर गैलेक्सी पर। तो आज हमारे पास है क्लास 12th हिंदी के लिए आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी का पैटर्न कैसा क्या रहने वाला है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। तो यहां पर देख सकते हो हमारे पास है ये पुरानी कॉपी, और जो आप लोग लगातार सुने होंगे, खबरों में आपने पढ़ा होगा कि भैया बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी आपकी 2026 बोर्ड पेपर में आने वाली है वो आपकी चेंज हो चुकी है। तो आखिरकार कैसी कॉपी रहेगी, क्या बदलाव हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। और साथ में आपके सामने देख सकते हो यहाँ पर हिंदी का एक मॉडल पेपर है जो कि इस प्रकार से है। पूरा बोर्ड पेपर में कैसा क्वेश्चन आने वाला है, किस प्रकार का पैटर्न रहेगा, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। जो पुरानी कॉपी है वो कुछ ऐसी थी, देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने। इसमें बदलाव क्या हुआ है, मेन चीज आपको बता दूं तो इसमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल आप जानते होंगे, इसमें थोड़ा सा यही बस बदलाव है, बाकी कुछ भी नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है। जैसे कि आप देखोगे कॉपी में, तो ये आपकी जो कॉपी थी पुरानी वाली, इसमें लंबाई ज्यादा थी। अब जो आपकी कॉपी नई वाली आनी है वो कुछ इस तरीके से रहेगी, यानी कि आपकी लंबाई इस प्रकार जैसे रजिस्टर होता है ना आपके, उस प्रकार से होता है। तो थोड़ा सा यहां पर कॉपी की लंबाई में बदलाव किया गया, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी भरने की जो चीजें हैं लगभग सेम है। जैसे यहां पर देखोगे आपके पास क्या क्या रहेगा, परीक्षार्थियों हेतु निर्देश कुछ यहां पर दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। इसके बाद यहां पर परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें, आपको क्या क्या भरना है वो सब कुछ देख सकते हो यहां पर। तो प्रश्न संख्या कह रहा है कि निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। यानी आपको यहां पर 1 2 3 4 5 और ये 6, केवल 6 चीजें कॉपी में भरनी है, बाकी कुछ भी नहीं। क्या क्या भरना है, अपना रोल नंबर अंकों और शब्दों में भरना है, अपना विषय, जैसे कि देखोगे भैया हिंदी का पेपर, सामान्य हिंदी का पेपर, जो भी सब्जेक्ट है वो आप यहां पर डालोगे। इसके बाद यहां पर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये जो बॉक्स बना है, इस बॉक्स में ये जो आपका पेपर का कोड होता है, कोई भी सब्जेक्ट आपका आएगा उसमें एक कोड रहेगा, जैसे कि यहां पर दिया है 302 DI, इस प्रकार से कोड रहेगा। तो आपको इस बॉक्स में सेम पूरा का पूरा वही कोड भरना होता है, क्योंकि आपको बता दें ये जो कोड होता है इस प्रकार के एक सब्जेक्ट के 7 सेट बनते हैं। तो किसी में मान लो जैसे यहां पर DI है, अब आपका कोई दूसरा सेट होगा, तो यहां पर जब भरोगे इस कोड को तो फिर वहां पर जो कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं वो कोड से मिलाएंगे और फिर उसी पेपर सेट के कोड से आपकी कॉपी को चेक करेंगे। क्योंकि अलग अलग पेपर रहता है तो उनको पता कैसे चलेगा कि आपने कॉपी को किस सेट से, किस मतलब कोड, पेपर कोड से लिखा है। तो इसलिए इसको डालना बेहद ही जरूरी होता है। उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद भैया परीक्षा का दिन, यानी कि 18 फरवरी को आपको अगर हिंदी का पेपर देना है तो उस दिन जो भी मतलब दिन रहेगा, सोमवार मंगलवार बुधवार जो भी, वो आप यहां पर डालोगे। परीक्षा की तिथि जैसे कि आपका 18 फरवरी है। पाली में जैसे द्वितीय सेकंड शिफ्ट में पेपर है तो द्वितीय पाली करोगे, है ना, द्वितीय लिखोगे। केंद्र का नाम मतलब जहां पर आपका सेंटर होगा, जिस सेंटर पर आप एग्जाम दे रहे हैं वो सेंटर का नाम डालना है, समझ गए ना। फिर इसके बाद परीक्षा कक्ष संख्या, यहां पर रूम नंबर होता है, जिस रूम नंबर में पेपर दे रहा हो, तो यहां पर लिखा है कक्ष निरीक्षक, उपर्युक्त प्रविष्टियां निरीक्षण करने के बाद तो वो जो है एग्जामिनर जो पेपर आपके दिला रहे होते हैं उनको यहां पर करना होता है चीजें। तो बस इतना सा बदलाव है लंबाई और चौड़ाई का, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है। ये दोनों कॉपियां हमारे पास है, इनका PDF अगर चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन पे चले जाना, टॉपर गैलेक्सी पर। अब आ जाओ यहां पर भैया, पेपर को समझो कैसा आएगा, किस प्रकार से आप कॉपी को लिखोगे, समझना पूरा ध्यान से। देखो सबसे पहले और एक चीज और दिखा दें, आपका कॉपी के जो मतलब इधर साइड में इस प्रकार की एक सारणी रहेगी। देखो यहाँ पर ये सारणी होगी ना, ये जैसे यहाँ पर देख सकते हो, ये ऐसी एक, जिसमें आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना होता। ये सब काम जो होता है एग्जामिनर को होता है। परीक्षकों को चाहिए कि वे निम्न तालिका में प्रत्येक प्रश्न पत्र तथा उसके खंडों को स्वयं भरें इस प्रकार से। तो ये खंड आपको नहीं करना, ये सारा कुछ काम जो है एग्जामिनरों का होता है, यानी कि आपको नहीं करना, समझ गए ना। चलिए तो अब यहां से देखना, आ जाना पेपर में। पेपर कुछ ऐसा रहेगा, देखो 100 नंबर का है, समय 3 घंटे 15 मिनट है। इसमें नोट में कह रहा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसके बाद निर्देश दिए गए हैं, पेपर आपका 2 खंडों में, खंड का और खंड खा में विभाजित होगा, सभी प्रश्न अनिवार्य है इस प्रकार से। और इसके बाद यहां से आ जाओगे नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन स्टार्ट है। आइए सॉल्यूशन करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण से प्रश्न यहां पर रखे गए हैं। सबसे पहला देखोगे आपका खंड का। अब कॉपी देखो इस तरीके से, मेन प्रश्न तो भरना जान गए आप लोग, लिखोगे कैसे, आ जाओ यहां से। चलिए पूरा अच्छे तरीके से समझना।
प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालना। सबसे पहले पहले क्वेश्चन में हो तो आप यहां पर लिखना प्रश्नोत्तर संख्या 1। यहां पर देख सकते हो कॉपी में इस प्रकार से पटरी लेकर के जाना है प्रॉपर तरीके से ऐसी एक, और बाकी काला और नीला पेन रखना है अपने पास। ऐसे जाकर के यहां पर खींच देना, क्योंकि थोड़ा सा लंबाई और चौड़ाई में बदलाव हुआ है तो आपको मतलब पहले वाली, मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले वाली कॉपी थी वो ज्यादा बेटर थी, है ना। क्योंकि भाई आप इसमें अगर देखोगे तो बढ़िया मतलब अच्छे से इधर की और लंबाई ज्यादा थी तो अच्छे से लिखते चले जाते थे, लेकिन अब कुछ ऐसी कर दी गई है तो आप यहां से लिखोगे जगह कम पड़ेगी, फिर इधर नीचे की ओर ज्यादा मतलब थोड़ा सा है, लेकिन पहले वाली ज्यादा बेटर थी, मुझे ऐसा लगता है ना। तो बाकी चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहां से आ जाओगे प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालोगे, फिर यहां से भैया 1 नंबर के जितने भी क्वेश्चन, जैसे 1 में का नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना तो नासिक के तो उपाख्यान है जैसे, तो इसमें आप का फर्स्ट वाला सही कर दोगे। कुछ इस तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाना है। अगला पेज देखिएगा, यहां पर कह रहा है कि गुलाब राय की रचना मेरी सफलताएं, इसकी विधा क्या है भैया, तो इसकी विधा क्या है आपकी आत्मकथा विधा की रचना है। तो आप क्या करोगे इस प्रकार से, खा का हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। तो ऐसे ही करते चला जाना, जितने भी क्वेश्चन है सभी को सेम ऐसे करना। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं, आपको इसको सही कर देना। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है, तो पुनर्नवा यहां पर हो जाएगा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना माटी हो गई सोना। तो ये देख सकते हो यहां पर सारे क्वेश्चन को आंसर के साथ किया गया है। इसके बाद यहां से आप आ जाओगे प्रश्न संख्या देखो 2, क्योंकि आपको पता है गद्य और पद्य दोनों को मिलाकर के टोटल आपके जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव के 10 होते हैं। तो यहां से दूसरे नंबर में आ जाओगे। पहले आपको करना क्या है, यहां पर डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 2, सेम पूरा ऐसे ही, है ना। प्रॉपर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आप 55+ हिंदी में आराम से लाओगे ऐसे पेपर में, ठीक है। तो यहां से भैया अब देखो क्वेश्चन के आंसर देखना पूरे। भारतेंदु युगीन कवि तो प्रेम घन हो जाएंगे, है ना, यहाँ पर जो कि पहला विकल्प है। हुंकार काव्य के रचयिता तो कौन है यहाँ पर, रामधारी सिंह दिनकर, रेणुका, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, ये सब क्या है, इन्हीं की रचनाएं हैं। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि तो शमशेर बहादुर सिंह, ये इसको सही कर देना आप, ठीक है। तीसरा तार सप्तक, भाई तार सप्तक से एक ऑब्जेक्टिव आपका हमेशा बनता है। तो तीसरे की बात कर रहा है तो 1959 है, पहले की पूछे तो 1943, दूसरा पूछे तो 1951, ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। यहां से देखो पल्लव से उद्धृत कविता परिवर्तन के रचयिता हैं तो सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। यहां पर कौन है, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, इसको कर दीजिए। तो देखो सारे ऑब्जेक्टिव यहां से आपको इतने इस प्रकार से करके खत्म कर देना। अब यहां पर आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 यहां से स्टार्ट है, जिसमें कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 10 नंबर का आपका आता है। अब देखोगे तो यहां से आपका पहला देखो, इसमें 2 पैराग्राफ पूछे जाएंगे, 2 गद्यांश होते हैं आपके। पहला दिया है अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था, सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था, कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलंकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था तथा मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था। ऐसे दिया है। अब यहां से एक देखो, इसके जो प्रश्न होंगे वो इस तरीके से रहेंगे, पूरा सेम टू सेम, मतलब यही पैटर्न आपका रहेगा बोर्ड पेपर का, बिल्कुल, इसलिए आपको समझना जरूरी है। इसके देखो ये 5 प्रश्न का खा गा घा अंगा करके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर मान लीजिए आप इसको पहले वाले को नहीं कर पाते तो अथवा करके एक आपको ये दिया है ना, तो आप या तो इसको करो या तो इसको, 2 में से कोई भी कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो। दूसरा क्या दिया है देखो, निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वह इस पूंजी से, कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है, बड़े रस विभोर होकर वे दिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने समझाने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। ये इसके देखो यहाँ पर भी काखा गागा करके 5 प्रश्न है, मतलब एक प्रश्न का 2 नंबर मिलता है, इसलिए 5 प्रश्न का टोटल हमारा जो एक गद्यांश वाला क्वेश्चन होता है ये 10 नंबर का हो जाता है। समझ गए। चलो लिखोगे कैसे, देखो मैं प्रॉपर तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले करना क्या भाई, यहां पर इस तरीके से आप ऊपर डालोगे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 3, समझ रहे हो ना, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 डाल दिए इस तरीके से, देखो काला पेन से लिखा हमने। फिर भैया संकेत लिखना होता है। संकेत मैं क्यों कह रहा हूं, आप ना भी लिखोगे चलेगा, लेकिन थोड़ा सा बेटर कॉपी को बनाने के लिए ये करना जरूरी है, क्योंकि आपके पास एक पैराग्राफ ये है मैंने बताया और एक आपके पास ये है दूसरा, तो इसलिए संकेत में जिसको कर रहे हो पहले उसको यहां पर जैसे इसे कर रहे हैं हम, तो अशोक को इसके शुरू के 2 से 3 शब्द लेना है, इसके बाद लास्ट के 2 से 3 शब्द आपको बीच में डॉट डॉट पॉइंट कर देना है, जिससे कि ये हो जाता है कि आपने इसको किया है। ठीक है, अब आ जाओ यहां से हम इसके प्रश्नों पे आते हैं। प्रॉपर ऐसे ही पद्यांश को भी करिएगा।
पहला प्रश्न संदर्भ पूछा है गद्यांश का, तो संदर्भ में आप इस तरीके से देखो लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक निबंध संग्रह से उद्धृत है। और बाकी इसके बारे में जो भी समझ में आता है कि अशोक के बारे में बताया गया है, तो आप यहाँ पर संदर्भ में भी लिख सकते हो, है ना। मतलब जो भी आपने इससे सार सीखा, जो इसमें बताया गया वो चीजें इसमें आप लिख सकते हो। ये आपका भैया इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या, जो अंडरलाइन पोर्शन होता है उसकी व्याख्या। तो इस तरीके से आओगे यहाँ पर और ऐसे रेखांकित अंश की व्याख्या खा नंबर काले पेन से हेडिंग डाल करके बस लिखना, कालिदास कालीन साहित्य में अशोक का प्रचुरता से उल्लेख मिलता है। लेखक का मानना है कि यह कहना तो कठिन है कि इससे पहले भारतवर्ष में अशोक का नाम कोई नहीं जानता था, किंतु इतना निश्चित है कि उसका महत्व जनजीवन में नगण्य नहीं था। ऐसे करके लिख दोगे, है ना। यहाँ से बाकी के सारे क्वेश्चन, जैसे संस्कृत में के किस कवि ने अशोक को सम्मान, कालिदास जी ने किया था, तो यहाँ से आप आ जाओगे इसमें और लिखोगे कालिदास, है ना। यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर इसी प्रकार से इस वाले पेज पे आ जाओगे तो यहाँ से ये क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर आप इसको 5 क्वेश्चनों को करने के बाद, जैसे आसिंजनकारी और कर्णावतंस के अर्थ पूछा है तो इनका समझ सकते हो। आसिंजनकारी का आहत ना हो या भली बात सुरक्षित बोलेंगे, और कर्णावतंस का मतलब होता है कान के आभूषण। प्रश्न संख्या 4 में देखो पद्यांश, पद्यांश में एक ये दिया है आपके पास, अथवा में एक ये भी दिया है ना। तो पहला, मेरे प्यारे नवजल से कंस से नेत्र वाले जाके आए न मधुबन से न भेज संदेशा, ये दिया है। दूसरा यहाँ पर दिया है, मैनीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चिरनस्पंद बसा क्रंदन में आहत विश्व हंसा नयनों में दीपक से जलते पलकों से निर्जरी सी मछली, ऐसे करके ये दिया है। तो दो में से जिसको भी करना है, पहले मैंने जो बताया संकेत आपको देना है, मैंने शुरू में बता ही दिया। उसके बाद आपको फिर यहां से आना है प्रश्नों में। जैसे इसमें देखोगे तो आपने संदर्भ डायरेक्ट लिखना स्टार्ट किया, अब समझ में नहीं आएगा एग्जामिनर को कि आपने भाई किसका संदर्भ लिखना स्टार्ट किया। मान लो इसमें भी पूछ लिया संदर्भ दूसरे क्वेश्चन में, तो वहां पर समझने के लिए समझ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, आपकी कॉपी की जो मतलब चीजें हैं वो बिगड़ जाती है। तो इसलिए ये चीजें आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो संदर्भ देखो, प्रस्तुत पद्यांश, यहाँ पर गद्यांश नहीं लिखना, पद्यांश कर रहा हो तो पद्यांश करना, ऐसे करके पवन दूतिका से लिया गया, इसको किया गया है, यानी कि मेरे प्यारे नवजल से कंस से नेत्र वाले, ऐसे करके तो इसको किया गया। पवन दूतिका द्वारा किसको संदेशा भेजा गया था, तो भैया वायु के द्वारा श्री कृष्ण को संदेशा भेजा गया था। ये सारे प्रश्नों के सोल्यूशन यहाँ पर पूरा प्रॉपर तरीके से दिए गए हैं, ये कर दोगे। इसके बाद यहाँ से आप आ जाओगे प्रश्न संख्या 5 में, जो कि जीवन परिचय होता है। अब आइए जीवन परिचय में देखो यहाँ पर कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए कैसे करोगे थोड़ा समझ लो। यहां से देखोगे, पहला 5वें का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा है यहाँ पर 80 शब्दों की, 80 शब्दों में इसको खत्म करना है, समझ रहे हो। जैसे पहला, हरिशंकर परसाई, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसे खा नंबर में आओगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करिए। मैथिली, शरणगुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और आज्ञे। तो यहाँ पर कवियों और लेखकों में 3-3 रहेंगे और उनमें से कोई एक आपको चुनना है और लिखना है 80 शब्दों में, और साहित्यिक परिचय देना होता है। देखो जैसे यहाँ पर देखोगे, आप पहले यहाँ पर आओगे तो प्रश्नोत्तर संख्या इस तरीके से 5 डाल देना। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जैसे इसमें करके बताया गया है, तो यहाँ से आ जाओगे हजारी प्रसाद द्विवेदी इस तरीके से लिखना, और यहाँ से आप इनका जीवन परिचय। देखो जीवन परिचय लिखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मेन चीज होता है इनका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय बहुत जरूरी होता है, इसको बहुत अच्छे से आपको लिखना है, ठीक है। तो ऐसे करके जैसे यहाँ पर दिया, आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी रचनाओं में प्राचीनता और नवीनता का अपूर्व समन्वय हुआ है। उनके विषय विवेचन में गंभीरता और गहनता स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित है। कृतियों में आ जाओगे तो यहां से इस तरीके से देखो, उपन्यास, आलोचना, निबंध अलग अलग करके पूरा दिया है, अलग अलग करके लिखोगे ज्यादा अच्छा रहता है ना। तो मतलब इतना ज्यादा नहीं याद है तो जरूरी नहीं है, बट आपको लिखना जरूर है ऐसे ही करके, ठीक है। तो ये तो लेखक परिचय था। ऐसे ही कवियों में आप आओगे तो कवि परिचय भी देखो, जैसे मैथिली शरणगुप्त जी का यहाँ पर करके बताया गया है ना। ये पूरा का पूरा प्रॉपर साहित्यिक परिचय में लिखना है पूरा, ये हो जाएगा कहानी। अब देखो ये हो गया जीवन परिचय, 80 शब्द से ज्यादा हो जाएगा इतना। अब कहानी में जैसे प्रश्न संख्या 6, यहां पर देखोगे तो पंचलाइट दिया है अथवा करके बहादुर। अब ये 5 नंबर का है, हमारे पास विकल्प है, हम 2 में से कोई भी कर सकते हैं, है ना। तो यहां से मैं अब क्वेश्चन क्या पूछा है, बहादुर कहानी की कथा वस्तु का सार। तो यहां से सारांश मतलब सार लिखना है। देखो इस प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या 6 बहादुर कहानी का सारांश, इसमें कथा वस्तु और शीर्षक जो भी आपको याद रहेगा इस तरीके से पूरा का पूरा आपको ऐसे लिखते चले जाना, पूरा प्रॉपर यहाँ पर देखो लिखा गया है। अब यहां से प्रश्न संख्या 7 का जो आपका टॉपिक होता है, इसको मैंने नहीं यहां पर किया है क्योंकि इसमें आपके स्वपठित पूछता है, यानी कि अपने जिले के अनुसार आपके जिले में जो भी आता है उसको करना है। तो ये पूरा पूरा देखो दिया, कई सारे त्यागपति, मुक्ति यज्ञ हो गया, आलोक व्रत हो गया, श्रवण कुमार हो गया,
इसके अलावा यहाँ पर सत्य की जीत, रश्मि रथी, आपके जिले में जो भी आता है आपको वही करना है। तो ये हो जाएगा यहाँ से पूरा, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके बाद यहाँ से खंड खा स्टार्ट है, तो यहाँ से प्रश्नोत्तर संख्या 8 में संस्कृत का पहला एक ये गद्यांश दिया है और एक श्लोक, ये साथ साथ 14 नंबर का होता है। संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना होता है। तो देखो यहाँ पर संदर्भ और हिंदी अनुवाद ऐसे कर देना है, जिसको भी कर रहे हो पहले वहां ऊपर आपको हेडिंग जो मैंने संकेत बताया था वो ऐसे कर देना, और ऐसे ही श्लोक में भी आपको करना पूरा। यहां से हो जाएगा टॉपिक हमारा खत्म, ऐसे करके पूरा। फिर यहां से आपका प्रश्नोत्तर संख्या 9 में आओगे तो यहां पर देखो आपसे पूछा है जो लोकोक्ति मुहावरे होते हैं, किसी एक का अर्थ लिखो और वाक्य में प्रयोग करो। तो देखो 1 2 3 4 दिए ना, तो एक का करना, मैंने यहां पर ज्यादा करा दिए क्योंकि मैं बता रहा हूं। तो जैसे अजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ क्या होता है, ओछा व्यक्ति प्रदर्शन अधिक करता है। वाक्य प्रयोग कैसे करोगे, उसने थोड़ा सा धन क्या कमा लिया, अब तो वह कार से नीचे पैर नहीं रखता, ऐसे ही इसको कर देना है। समझ में आया पूरा, ऐसे ही करोगे, है ना पूरा। ये 9वां हो गया। 10वें में अपठित गद्यांश होता है। इसके बाद यहाँ से व्याकरण पोर्शन थोड़ा देख लो, यहाँ पर बाकी लिखने का तरीका आपको पता ही चल गया पूरा। देखो यहाँ से कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में शब्द युग्मों सही अर्थ का चयन। देखो अम्ब और अंबु, इसका होता है आम और बादल। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपसे भवन और भुवन। भवन का मतलब होता है घर और भुवन का मतलब संसार, तो ये हो जाएगा। ऐसे यहाँ से आपको इनको विकल्पों को चुनना होता है। यहाँ से आ जाओगे, आपको एक एक के दो अर्थ लिखना है। जैसे यहाँ पर वादित का दो अर्थ, मेघ या बादल, द्विज का ब्राह्मण दातंडी अंडज, जो भी मतलब हो तो दो लिखना है, किसी एक का ही लिखना है, ये चीज समझिएगा। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन, जैसे कि जिसका कहीं अंत ना हो उसको क्या बोलेंगे, अनंत बोलेंगे। कम बोलने वाले को मितभाषी बोलते हैं, ये हो जाएगा। सही अर्थ मतलब आपको वाक्य शुद्ध करने के लिए आता है, ये दिया है जो रसन अलंकार हो गए और आवेदन पत्र यहाँ पर और निबंध लेखन। इतना पूरा ये पेपर का पैटर्न है और ऐसा ही आएगा। बाकी यहाँ पर इनको लिखना कैसे है ये पूरा यहाँ पर दिया है। रसन अलंकार की परिभाषा देख सकते हो यहाँ पर ये पूरा, और पाई मात्रा लगाकर स्पष्टीकरण देकर के पूरा। आवेदन पत्र हो गया, निबंध लेखन हो गया, है ना। बाकी आवेदन पत्र और निबंध लेखन और ये रसन अलंकार का एक वीडियो में अलग से ला दूंगा, जिसमें मैं पूरा एक एक टॉपिक कवर करूंगा। तो चैनल पर नए हैं आप लोग अगर, तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।